हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको मैक्रो की यूनिट नंबर 4 करा रहा हूँ जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। मैक्रो की यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको कराया था कि नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे निकलती है एंड सो ऑन, मतलब जो भी उसके अंदर तुमने देखा था। देन यूनिट नंबर 2 कराई मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग काफ़ी छोटी यूनिट थी। देन आनी चाहिए थी यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो भी नाम है उसका। उसके अंदर 3 चैप्टर हैं, बट वो मैंने अभी नहीं कराया बिकॉज मैं सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से चल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट बजट और आपको फॉरेन एक्सचेंज वाली यूनिट पहले करानी है ताकि आपको आईडी का चैप्टर नंबर 3 समझ में आ सके, 1991 वाला। ठीक है, मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने चैप्टर नाम नहीं लिखा हुआ, बहुत सारी बुक्स हैं, यूनिट सेम है सब बुक में, चैप्टर के नाम अलग अलग हैं, चैप्टर के नंबर अलग अलग हैं, पर मैं बुक के हिसाब से यूनिट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और मैं इस यूनिट के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी सा है और रियल लाइफ से अटैच है। आप देखते हो गवर्नमेंट बजट हर साल आता है, तो एक बार सुनते हैं क्या होता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सबसे पहले टर्म लिखता हूँ मैं, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, पहली बात, इस यूनिट की वेटेज सीबीएसई के हिसाब से 6 मार्क्स की है। इस यूनिट की वेटेज सीबीएसई के हिसाब से 6 मार्क्स की है और बाइफिकेशन जो रहेगी वो ये रहेगी 3+3 या रहेगी 4+1+1। क्वेश्चन या तो 3 आएंगे, दैट विल बी ऑफ 4+1+1 या 2 आएंगे 3+3। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाई गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है, एक बार मेरे साथ आप लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ ही लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाई गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट is an annual is an या लिख लेते हैं, annual financial statement showing item wise estimates of expected receipts, and anticipated expenditure during a fiscal year। ध्यान सुनना प्लीज़, क्या मतलब है इसका। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल। एनुअल का मतलब क्या है, हर साल बनेगी। एनुअल है मतलब हर साल बनेगी भाई। अगला एक बार लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ पैसे से लेन देन वाली स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजरली 2 तरह की होती हैं। एक आपने सुनी होगी बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह की होती है मेनली। एक आपने सुनी होगी बैलेंस शीट, एक मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट बजट। इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट जो बनती है वो 1 साल के एंड होने के बाद बनती है। मतलब साल हो गया है, उस साल भर के अंदर 2 उसके अंदर साइड होती है, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है असेट साइड, और नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं उसके अंदर। पर बैलेंस शीट जो बनती है वो ईयर एंड में बनती है। ईयर एंड 1 साल पूरा होने के बाद बनती है। एक फर्म ये दिखाती है कि उसके पूरे साल के बाद उसके पास कितनी लायबिलिटीज़ हैं और कितने असेट्स हैं। एक तो होती है बैलेंस शीट, बट वो कौन बनाता है? वो बनाती है एक फर्म। इससे हमें यहाँ पे लिंक नहीं है, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? बजट। गवर्नमेंट बजट किसी भी कंट्री के अंदर पहली बात 4th कमिंग ईयर के लिए बनता है। 4th कमिंग ईयर के लिए। 4th कमिंग ईयर का मतलब क्या है? आने वाले ईयर के लिए बनता है। बैलेंस शीट साल भर की एक्टिविटी होने के बाद बनता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो 31 मार्च को बनेगी।
और बजट 1 अप्रैल को बनेगा, मतलब स्टार्टिंग में बनेगा किसी भी ईयर के, तो आने वाले साल के लिए बनता है, मतलब 2021 के लिए बजट 2020 में बनेगा, 2022 के लिए बजट 2021 में बनेगा। 1 साल पहले बनता है, आने वाले साल के लिए बनता है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही इसके अंदर 2 साइड होती हैं, लायबिलिटी और असेट साइड, इसके अंदर बजट के अंदर 2 साइड होंगी, ध्यान सुनना। अच्छा, पहली बात ये बनाती है, इस पे आता हूँ वापस, एक किसी भी कौन बनाता है इसको, फॉर्म बनाती है, कोई भी फैक्ट्री वाला बनाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इसको कौन बनाता है, बजट को बनाती है किसी भी देश की गवर्नमेंट। कौन बनाएगा, गवर्नमेंट। हाँ, और गवर्नमेंट के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट बनाएगा, सोचो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का सबसे मेजर एक्टिविटी है, सबसे मेजर फंक्शन है कि बजट बनाना, हाँ है ना। और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है, किसके ऊपर होती है, फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। जैसे अरुण जेटली साहब के पास थी, निर्मला सीतारमण के पास है ना, और फोर्थ कमिंग ईयर में जो भी होंगे, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर डिपार्टमेंट की। अब जैसे इसके अंदर 2 साइड होती है, असेट और लायबिलिटी। बजट के अंदर 2 साइड कौन सी होती है, एक होती है रिसीट साइड, एक होती है एक्सपेंडिचर साइड। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे लिखा होता है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक होती है रिसीट साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड। सरकार को आने वाले साल में इकोनॉमी के अंदर जो जो एक्टिविटी होती हैं, आने वाले साल में सरकार को इकोनॉमी में होने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो जो कमाई होगी, लाइक टैक्सेस एंड ऑल से, टैक्सेस फाइन वगैरह से बताऊंगा सारी मैं, वो तो आएंगी यहाँ पे रिसीट साइड में। रिसीट मतलब पैसे का आना, और गवर्नमेंट उनके बेसिस पे आने वाले साल में कहाँ कहाँ पैसा कितना कितना खर्च करेगी, रोड बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, सैलरी देने के लिए, वो आएगी यहाँ पे। तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पैसे का आना भी लिखा हुआ है और पैसे का जाना भी लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बजट। अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं, कहाँ पे कुछ वर्ड रह गए। गवर्नमेंट बजट हर साल के लिए बनेगा, एनुअल, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब पैसे से लेन देन की बात कर रहा है, पैसे से लेन देन की बात कर रहा है, ठीक है। शोइंग आइटम वाइज का मतलब ये है कि ये नहीं लिखा होगा कि हमने लेदर इंडस्ट्री पे इतना टैक्स लगा दिया, नहीं, एक एक आइटम की अलग अलग डिटेल होगी। जूते पे इतना टैक्स लगा, स्लीपर्स पे इतना टैक्स लगा, और उनके बीच में सैंडल्स आती हैं उस पे इतना टैक्स लगा, बिल्कुल इतनी बाइफिकेशन होगी, समझ रहे हो। एक एक चीज़ पे, सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र अगर अल्कोहल बेस्ड नहीं है तो उस पर इतना है, और अल्कोहल बेस्ड है तो उस पर इतना है। एक एक आइटम के ऊपर कितना कितना टैक्स लगेगा ये लिखा होगा, एक एक आइटम के ऊपर कितना कितना पैसा खर्च हो ये लिखा होगा। डिटेल है, बायोफिकेटेड है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, मतलब आइटम वाइज लिखी होगी, ठीक है। एक बात लिखी हुई है, एस्टीमेट ऑफ, सुनना भी, आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर। एस्टीमेट का मतलब है अनुमानित। जो ये बजट है ये एस्टीमेटेड है, मतलब यार आने वाले साल के लिए बना रहे। बैलेंस शीट के अंदर साल के अंदर जो एक्टिविटी हो चुकी है हमें पता है, विद सर्टेनिटी उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक पार्टनर की कैपिटल इतनी होगी, असेट इतनी होगी, कैश इतना होगा, बैंक बैलेंस इतना होगा, पता है हमें, विद सर्टेनिटी रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे आने वाले साल के लिए बन रहा है। हमने उम्मीद लगाई है कि इस साल हमें जीएसटी से इतनी कमाई होगी, हम इतना खर्च करेंगे। वो सब कुछ एस्टिमेटेड है, कुछ एक्सपेक्टेशंस के बेस पे है, कुछ कैलकुलेशन के बेस पे, उसके लिए इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा बैठता है। तो ये सब जो भी है ना इसके अंदर, ये विद सर्टेनिटी है। यहाँ क्या है, एस्टिमेटेड है ना, अनुमानित है, जिसके अंदर प्लस माइनस कुछ हो सकता है, ठीक है। देन सर आप एक बात बताओ, आपने लिखा एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड रिसीट्स कि आने वाले साल में कहाँ से कमाई होगी, पर सर आपने एक्सपेंडिचर के साथ एक वर्ड यूज़ किया एंटीसिपेटेड। एक्सपेक्टेड यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीसिपेटेड इसलिए यूज़ किया क्योंकि एंटीसिपेट गवर्नमेंट जनरली जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस कर दिया उतना तो करती है, जनरली कई बार ज़्यादा भी कर देती है ना। बस ये इंग्लिश की ब्यूटी है, ये समझ लो कि रिसीट के साथ हम यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड, और एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेक्टेड वर्ड का
सिनोनियम है एंटीसिपेटेड, ठीक है। आप एक्सपेक्टेडली भी लिख लो, कोई नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक है। देन ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, सर ये क्या लिखा हुआ है फिस्कल ईयर, ध्यान से 3 तरह के ईयर होते हैं भाई। एक होता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर होता है 1 जन टू 31 दिसंबर। एक पढ़ा होगा आपने अकाउंटिंग ईयर, है ना। अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। व्हाट डू मीन बाई अकाउंटिंग ईयर? जिसमें किसी कंपनी के अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। व्हाट डू मीन बाई अकाउंटिंग ईयर? जिसमें अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं इसको, एक और नाम से बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल ईयर, जिसमें किसी भी फर्म के अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। एक नया वर्ड बताया मैंने आज, फिस्कल ईयर। एक नंबर पूछ लेगा ये बात कि व्हाट डू मीन बाई फिस्कल ईयर? फिस्कल ईयर का मतलब है जिसमें किसी भी कंट्री के बजट प्रिपेयर होते हैं, किसी भी कंट्री के बजट प्रिपेयर होते हैं। पक्की बात है, बजट प्रिपेयर होगा। और हमारा फिस्कल ईयर, मैंने वर्ड यूज़ किया हमारा। कैलेंडर ईयर यूनिफॉर्म है सबका, अकाउंटिंग ईयर मोरलेस सबका यूनिफॉर्म है। फिस्कल ईयर हर गवर्नमेंट का सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा फिस्कल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च, याद रखोगे भाई साहब ये। हमारा फिस्कल ईयर क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। लेकिन एक कैच है इसमें। क्या कैच है? कैच ये है कि बजट 1 अप्रैल को नहीं आएगा, बजट 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा। 1 अप्रैल से बजट इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। तो सर मतलब क्या कह रहे हो? अनाउंस राज्यसभा, लोकसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस में प्रेजेंट 1 अप्रैल को नहीं होगा, प्रेजेंट होगा। अब सुन लो ध्यान से, यहाँ पे 31 जैन को गवर्नमेंट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, 31 जनवरी को, कोई भी ईयर हो सकता है, 20 कोई भी ईयर हो सकता है, XX को इकोनॉमिक सर्वे आएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जितनी भी काम किए उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव, उसका रिजल्ट कि सर ये है आपका रिपोर्ट कार्ड लास्ट ईयर के बेस पे, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे दैट इज़ 1 Feb 2000 जो भी चल रहा है, उस दिन आएगा, अनाउंस होगा बजट। बजट बात समझ में आ गई? हाँ है ना। ये रिपोर्ट कार्ड है लास्ट ईयर का, और ये आने वाले साल के लिए पॉलिसीज़ है, खर्चों का एस्टीमेट है। ये तरीका यही है। सर 2 महीने पहले क्यों? 2 मंथ्स का गैप क्यों है? 2 मंथ्स का गैप बहुत सारे रीज़नों के लिए। 1 फरवरी को बजट आएगा। अब लोकसभा राज्यसभा में ये बजट आएगा तो उस पर डिबेट्स होंगी, है ना। तो इसमें कुछ चेंजेस करने हो तो इस 2 महीने के अंदर चेंजेस कर लिए जाएंगे, डिबेट्स होंगी, फीडबैक आएगा तो वो डिबेट को पूरा किया जाएगा। जो भी इफ़ एनी चेंजेस, वो चेंजेस को अकोमोडेट करने का टाइम, ठीक है। फर्म अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेगी। फर्म ये ना हो कि यार कल तक इस चीज़ पे इतना टैक्स लगता था, आज इतना लगने लगा एकदम से। बीच में 2 महीने का गैप दे दिया। पहले 1-2 साल पहले ये गैप 1 ही महीने का हुआ करता था। बजट आया करता था एक्चुअली 28 फरवरी को बजट आया करता था, या 1 मार्च को आया करता था। 28 फरवरी को आता था इकोनॉमिक सर्वे और 1 मार्च को आया करता था बजट। गवर्नमेंट ने इसको 1-1 महीना खिसका दिया और ऊपर कर लिया ताकि प्रिपरेशन का और बेहतर टाइम मिल जाए। बात समझ में आई? हाँ या ना? डन। पहले मतलब पता होना चाहिए, पहले बजट ब्रीफकेस में आता था, आजकल लाल बही में आने लगा, है ना। जैसे गवर्नमेंट अपनी इंडिजिनस चीज़ों पे जा रही है। दूसरी बात, पहले रेल बजट और यूनियन बजट, जो ये बजट है जो सारी एक्टिविटी का होता है, जो एक कॉमन बजट है उसको बोलते हैं यूनियन बजट, वो अलग अलग थे। रिसेंटली एनडीए गवर्नमेंट ने उसको मर्ज कर दिया था। अब रेल बजट इम्पोर्टेंट पार्ट है, रेल बजट हिस्सा है यूनियन बजट का। अब एक ही बजट आता है, क्या? यूनियन बजट। दूसरी बात, बजट दोनों लोग बनाते हैं। बजट दोनों लोग बनाएंगे, मतलब सेंटर भी बनाएगा और स्टेट भी बनाएगा। सेंटर पूरे देश के लिए बनाएगा, स्टेट अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनाएगा। दूसरी बात, हाँ,
यार ये मैं जो बताने वाला हूँ ये एक सैम्पल पे मैंने लिखा हुआ, तुम कहोगे पढ़ाया नहीं, कम आता है आपको, इसलिए बता रहा हूँ, सुन लो। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। मतलब ये पूछ लेगा आपसे कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की बात करता है, तो वो है आर्टिकल 112। बट वो बजट वर्ड यूज़ नहीं करता, एक्चुअली वो वर्ड यूज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी बात, बजट सारी जगह आता है, लोकसभा में भी आएगा, लोकसभा में भी आएगा और राज्यसभा में भी आएगा। डिबेट इस पे दोनों जगह होगी, ऐसा नहीं है कि लोकसभा में आएगा, ठीक है। डन। ये बजट की डेफिनेशन समझाइए बस मैंने आपको, इसके बियॉन्ड नहीं आ सकता इस डेफिनेशन के में क्वेश्चन। ये डेफिनेशन थी, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो, मैं इसके बाद कराता हूँ आपको क्या, बजट के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया होगा भाई, नोट डाउन कर लिया होगा। अब सुनो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ फ्लो चार्ट बनाओगे आप, मैं नाम ले देता हूँ, मैं एक एक कराऊंगा, मैं फ्लो चार्ट नहीं बना रहा यार। पहला ऑब्जेक्टिव है एक्टिविटीज़ टू सिक्योर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्टिविटीज़ टू सिक्योर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जरूरी नहीं है वो रीएलोकेशन लिखे, वो ये भी लिख सकता है एक्टिविटीज़ टू सिक्योर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सेकंड है रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी। थर्ड, स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। एंड फिफ्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 5 ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट बजट को बना क्यों रहे हैं भाई, गवर्नमेंट बजट को बना रहे हैं इन 5 ऑब्जेक्टिव को पूरे करते हुए, या गवर्नमेंट बजट को जब बना रहे हैं तो उस बजट से ये 5 ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे होने चाहिए। देखो कौन कौन से, एक एक समझते हैं। पेपर में एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इस ऑब्जेक्टिव को समझा दो, और वो लड्डू नहीं देता कई बार कि एक्टिविटीज़ टू सिक्योर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज समझाओ, नहीं, इसके अंदर कुछ कहता है आपको, उसको स्टेटमेंट बना के लिख देगा वो, और बताओ कि इस ऑब्जेक्टिव को बताओ। केस स्टडी समझ लो। अब केस स्टडी क्या होती है, आंसर को क्वेश्चन बना दे, उसको केस स्टडी कहते हैं। क्या है, मजाक है, कुछ नहीं होती केस स्टडी। ये देख लेना। आओ पहला ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज टू सिक्योर एलोकेशन और री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ध्यान सुनना, पहला ऑब्जेक्टिव नाम ऐसा है कि एक बार पढ़ के समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है। अब देखो क्या कह रहा हूं। एक है प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज, रिलायंस, टाटा, तुम, मैं, अंबानी, ये सब लोग जो अपना पैसा है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट होना चाहिए भाई। सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो या ना हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने पैसे ऐसे प्रोजेक्ट में लगाना चाहेगा जहाँ पे कमाई हो, प्रॉफिट हो। सोसाइटी का वेलफेयर हो या ना हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे भाई मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ, उस फैक्ट्री से मेरे को फ़ायदा होना चाहिए। सर पोल्यूशन भी होगा और होने दे, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। सर आप जो केमिकल डंप करोगे उससे पानी में जो लिविंग क्रिएचर है वो मरेंगे, मरने दे भाई, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ रहा, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, हो रहा है। प्राइवेट प्लेयर की आइडियोलॉजी ये होती है, पैसे इन्वेस्ट करते वक्त, ठीक है। गवर्नमेंट के जो सोशल या
जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं, जो सरकारी कंपनियां होती हैं, उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना तो होता ही है, बट मेन एम होता है सोसाइटी का वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। ये मेन है, उनके लिए सोशल वेलफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें सर, फंस गए। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, जैसे ही बताऊँ, ये आदमी, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएगा जो प्रॉफिट करे, मे बी सोसाइटी को वेलफेयर ना हो। फॉर एग्जांपल लिकर, फॉर एग्जांपल सिगरेट्स। अब इन सब से उसको प्रॉफिट ज़्यादा है, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जांपल सुनना, एग्जांपल से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा एग्जांपल सुनना, दूसरा एग्जांपल, ऐसे प्रोडक्ट बनाए, ऐसी जगह फैक्ट्री सेटअप करेगा जो शहर में हो, जहां कनेक्टिविटी हो, मतलब फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया में सेटअप नहीं करेगा। वहाँ रोज़गार को सर वहाँ खोलता, रोज़गार मिलता, रूरल एम्पावरमेंट होती, ये सब मेरे को मतलब नहीं। मेरा प्रॉफिट शहर में फैक्ट्री लगाने में, मैं शहर में फैक्ट्री लगाऊंगा। तो प्राइवेट प्लेयर की आइडियोलॉजी ये है और गलत भी नहीं है। तो अब गवर्नमेंट निकालती है ब्रह्मास्त्र। सर गवर्नमेंट के ब्रह्मास्त्र को बोलते हैं बजट। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने निकाला बजट। गवर्नमेंट इस बजट के तहत कुछ ऐसा करेगी, मतलब सर कुछ ऐसा करेगी, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को एलोकेट करेगी इन अ मैनर, इस मैनर में कि एक बैलेंस बन जाए, किस किस के बीच में, प्रॉफिट के बीच में और वेलफेयर के बीच में। प्रॉफिट और वेलफेयर के बीच में एक बैलेंस बन जाए, प्रॉफिट भी होता रहे सोसाइटी में, तुम कमाओ भी, पर सोसाइटी का वेलफेयर भी होता रहे। तो ऐसे एलोकेट करेगी, पैसे को ऐसे मैनेज करेगी, टैक्सेस स्ट्रक्चर को ऐसे मैनेज करेगी कि देयर विल बी अ बैलेंस, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। आपके इससे इसको हैम्पर ना हो और इससे इसको हैम्पर ना हो, तो इनके बीच में क्या बनाना चाह रहे हैं वो, बैलेंस। सर कैसे बनाएंगे बैलेंस, मजाक है क्या, कितना बड़ा अच्छा सोच रहे हैं, पर ऐसे कैसे कर लेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ लिकर और सिगरेट का। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस इम्पोज करेगी, बहुत हैवी टैक्सेस लगाएगी, किस पे, लिकर पे, सिगरेट्स पे। लगाती है नहीं लगाती है। इससे क्या होगा, इससे इनका प्रोडक्शन डिस्करेज हो जाएगा, इनका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। जब इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो इससे थोड़ा सा सोशल वेलफेयर बढ़ेगा, क्योंकि यार कोई चीज़ जो हैम्पर करती थी आपने उसको कम बनाना शुरू कर दिया, तो सोशल वेलफेयर बढ़ा, हाँ है ना। जब प्रोडक्शन डिस्करेज हुआ, टैक्सेस ज़्यादा लग गए, जब टैक्सेस ज़्यादा लग गए तो प्रॉफिट थोड़ा सा क्या हुआ होगा, कम। प्रॉफिट यहाँ था, सोशल वेलफेयर यहाँ था, आपने टैक्सेस ऐसे लगाए तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे आ गया, सोशल वेलफेयर थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो ना। फॉर एग्जांपल आपके सामने है, आपको एक रियलिटी बताऊं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, जो ये गुटके आते हैं, मतलब पान मसाला आता है 5 रुपये का जो भी आता है, इसकी रियलिटी में, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, उसने जो मेरे को बाइफिकेशन बताई, उसकी एक्चुअली 5 रुपये में आपको अगर मार्केट में मिल रहा है, वो सब ब्लैक मार्केटेड मिल रहा है। एक्चुअली उसकी कॉस्ट 5 रुपये है ही नहीं, उसका प्राइस 5 रुपये है ही नहीं। इन पान मसाला पे, गुटखा पे जो टैक्सेस लगता है वो अराउंड 160% लगता है, अराउंड 160% टैक्स लगता है। तो इनकी एक्चुअल कॉस्ट जो बैठती है वो अराउंड 17, मैं 5 रुपये वाली की बात कर रहा हूँ, 10 रुपये की बात करूँगा तो डबल कर लेना। तो एक्चुअली 17 रुपये कॉस्ट है उसकी, मार्केट में वो 17 रुपये बिकना चाहिए, अगर प्रोड्यूसर उसका इतना टैक्स पे कर रहा है। ये रियलिटी है, गवर्नमेंट के हिसाब से लोगे तो इतने का है।
अब अगर वो गुटखा 17 रुपये का हो जाएगा, 5 वाला उसको कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, सोसाइटी का वेलफेयर ऐसे हो जाएगा। पर हिंदुस्तानी आदमी जुगाड़ पहले ढूंढ लेता, कहता टैक्स नहीं देंगे। 5 रुपये का खरीदा बेचा जा रहा है, आपको लग रहा है 5 रुपये का खरीदा जा रहा है मार्केट प्राइस पे। अबे ब्लैक मार्केट खरीद रहे हो तुम उसे, पुलिस वाले खरीदते हैं, उनको नहीं पता इस बात का कि एक्चुअली उसकी कॉस्ट 5 रुपये नहीं 17 रुपये में बिकना चाहिए वो। ये ब्लैक मार्केटेड खरीद रहा हूँ मैं, पर हर कोई खरीद रहा है, पता ही नहीं है इस बात का। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट हैवी सब्सिडीज़ देगी, हैवी तो मत लगाओ, सब्सिडीज़ देगी किस पे? या सब्सिडीज़ मतलब खुद सिर्फ अदर फाइनेंशियल बेनिफिट देगी। किस पे? अदर फाइनेंशियल बेनिफिट या सब्सिडीज़ पे। जैसे फॉर एग्जांपल खादी प्रोडक्ट्स पे, खादी का प्रोडक्ट है, सोलर एनर्जी पे, है ना, पोल्ट्री फार्मिंग पे, इन सब पे गवर्नमेंट क्या देती है? हैवी सब्सिडीज देती है। इनसे क्या होता है? इनकी प्रोडक्शन इनकरेज होती है, बढ़ावा मिलता है। यार सब्सिडी मिलेगी, यार खादी बनाऊंगा तो पैसे सरकार हेल्प करेगी, तो इनसे प्रोडक्शन क्या होगी? इनकी इनकरेज। जिन पे कल को प्रॉफिट कम था, कल तक, आज सब्सिडी मिलने से उन पे थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ गया, हाँ या ना? और यार इनसे सोसाइटी का वेलफेयर तो होता ही होता है, सोसाइटी का वेलफेयर तो और होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्शन और हो रहा है, और होगा। तो जो चीज़ कम थी, क्या प्रॉफिट भी कम था, सोसाइटी का वेलफेयर होता था ज़्यादा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप इन पे सब्सिडी देके प्रॉफिट को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इनसे सोसाइटी का वेलफेयर तो होता ही होता है भाई, पर आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? सब्सिडी दे रहे हो ताकि इनकी प्रोडक्शन इनकरेज हो, इनकी प्रोडक्शन इनकरेज हो, वेलफेयर भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? और एग्जांपल ले लो, इसी में लिख दो, गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज़ में फैक्ट्री खोलने के लिए आपको बहुत सारे इंसेंटिव देती है। यार ये सब्सिडी ले ले, तेरे को बिजली का बिल कम देना पड़ेगा, ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्री खुले। समझ रहे हो? खुलेंगी तो क्या होगा? एक लिंकेजेस डेवलप होगा, रूरल एम्पावरमेंट होगी। पास में आई, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटीज़ टू सिक्योर री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ है ना? री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ड इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि प्राइवेट प्लेयर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर चुका था लीकर वगैरह पे, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस लगा के उसकी प्रोडक्शन को दोबारा से चेंज किया, और वहाँ से जो गवर्नमेंट के पास कमाई हुई है, गवर्नमेंट ने उस पैसे को इन्वेस्ट किया सब्सिडी वगैरह देने में। तो गवर्नमेंट फंड की रिसोर्सेज की एलोकेशन को चेंज कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड री एलोकेशन कर रही है। हाँ है ना? मेन वन लाइनर में अगर मैं इसका मतलब बताऊँ, इसका मेन एम क्या है? टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट विल डू allocation or reallocation of resources in a manner that this allocation or this reallocation will create a balance between profit maximization and social welfare. हाँ है ना? This should be the first objective of any government budget. प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करो, मैं सेकंड करा रहा हूँ। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव सेकंड ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटीज़। रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी, अब ध्यान सुनना, रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी? री वर्ड लगा हुआ है। तो पता है एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी, जो किसी सोसाइटी में होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी का मतलब है ये रिच है, ये पुअर है, और रिच और पुअर के बीच में गैप होना, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में हर चीज़ में गैप होना इज़ नोन एज इनइक्वालिटी। अब गवर्नमेंट को ये पता है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, हर चीज़ की इनइक्वालिटी, सोशल स्टेटस में इक्वालिटी है, इसकी ज़्यादा पावर है, इसकी कम पावर है, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, है ना? समाज में असमानता है। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को इस इनइक्वालिटी के बारे में पता है। अब गवर्नमेंट निकालते है बजट, और बजट से गवर्नमेंट ये एम करती है कि ये इनइक्वालिटी कम हो जाए।
गवर्नमेंट बजट से एम करती है कि ये इनइक्वालिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। सर कुछ भी बोल देते हो, ऐसे कैसे कम हो जाएगी, बजट से कर लो तुम सब कुछ। देखो कैसे करती है गवर्नमेंट, कैसे करेगी इस इनइक्वालिटी को। मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट एम करती है कि ये इनइक्वालिटी कम हो जाए। अब कैसे इनइक्वालिटी कम होगी, गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस इम्पोज करेगी किस पे, रिच सेक्शन पे। रिच सेक्शन पे हैवी टैक्सेस इम्पोज करेगी, अंबानी टाटा बिरला पे ज़्यादा टैक्सेस लगाएगी। और पुअरर सेक्शन पे, अच्छा हैवी टैक्सेस लगाए, हैवी टैक्सेस लगा के किस पे, रिच सेक्शन पे। तो गवर्नमेंट के पास क्या आ गया, गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस लगाए रिच सेक्शन पे, तो रिच सेक्शन गवर्नमेंट को क्या देगा, पैसा देगा, नहीं देगा, गवर्नमेंट को रिच सेक्शन ने पैसा दे दिया। गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल करेगी सब्सिडी देने में, फाइनेंशियल हेल्प करने में, फाइनेंशियल हेल्प करने में किसकी, पुअरर सेक्शन की, अनप्रिविलेज्ड सेक्शन की। पुअरर, अनप्रिविलेज्ड, मार्जिनल, कुछ भी वर्ड यूज़ करो, मतलब तीनों करो, मार्जिनल सेक्शन की हेल्प करने में। गवर्नमेंट ने इससे पैसा ले लिया और इसको दे दिया, सब्सिडी दे दी, है ना, जैसे एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है ना, तो वो क्या है, सब्सिडी दे रहे हैं आपको गवर्नमेंट, ताकि आप ऊपर आओ, अपलिफ्ट हो। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ध्यान सुनना। अभी मैं एग्जांपल और लूँगा, रिच और पुअर। रिच और पुअर के बीच में पहले इतना गैप था, गवर्नमेंट ने इस पे टैक्सेस लगाए, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, नहीं आएगा, इसकी इनकम से आपने अब ज़्यादा हिस्सा ले लिया, तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। और पुअर को तुमने दे दिया, ये टैक्सेस की वजह से आया। पुअर को तुमने कुछ दे दिया, जिसके पास कुछ नहीं था, आज तुमने उसको कुछ दे दिया, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। किसकी वजह से आया, इस सब्सिडी की वजह से। कल तक इनके बीच में ये गैप था, अब इनके बीच में ये गैप थोड़ा सा कम नहीं हो गया। तो गवर्नमेंट ने इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया, किसकी वजह से, बजट से। कैसे, थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडी। इसमें मेन एम क्या है, रिडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी का मतलब है कि रिसोर्सेज, ध्यान सुनना, पहले रिच को ज़्यादा मिल चुके थे पैसे के मामले में, किसी मामले में पुअर के पास नहीं थे। एक सेक्शन के पास ज़्यादा रिसोर्स थे, एक सेक्शन के पास कम रिसोर्स थे। जिस सेक्शन के पास ज़्यादा रिसोर्स थे उसका नाम था रिच, जिस सेक्शन के पास कम रिसोर्स थे उसका नाम था पुअर। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, थ्रू बजट इस इन रिसोर्सेज को क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूट किया, इससे लिया इसको दिया, तो इनके बीच में गैप क्या किया, कम किया। दिस कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी। एक एग्जांपल ले लो, इनकम टैक्स स्लैब देख लो। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब में इफेक्टिवली जो बंदा एक साल में 5 लाख रुपए तक कमाता है, अगर आपके पेरेंट्स इफेक्टिवली एक साल में 5 लाख रुपए तक कमाते हैं, तो उनको इफेक्टिवली कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। इफेक्टिवली से यूज़ करो, थोड़े से लूप होल्स है इसमें, थोड़े से माइन्यूट डिटेल है, उसमें मत जाओ। तो अप टू 5 लाख इफेक्टिवली टैक्स रेट इज 0। एंड वो बंदा जो 15 लाख 20 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, उसको अगर वो मोर देन 10 तो नहीं है, बढ़ गया अब 15 लाख एंड सो ऑन कमा रहा है, तो उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हाँ या ना। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ने देखा यार ये गरीब है तो इस पर टैक्स ले लो कम, ये अमीर है तो इस पर टैक्स लगा दो ज़्यादा, अलग से सरचार्ज लग जाता है, एजुकेशन सरचार्ज लगेगा इनकम टैक्स के अंदर, हाँ या ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिच और पुअर के बीच में गैप कम करने की कोशिश कर रही है, नहीं कर रही है। एक हो पीडीएस सिस्टम, राशन की दुकानों पे सामान मिल रहा है गरीबों के लिए, तुम्हारे लिए मिल रहा है, दैट इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूटिव एक्टिविटी। गवर्नमेंट एमजी नरेगा आईडी के अंदर समझाऊंगा डिटेल में, वैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा 100 दिन का रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, किसके लिए, गरीबों के लिए। और भी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है बहुत सारी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, बहुत सारी हैं। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बहुत सारे हैं यार। अभी आयुष्मान योजना आई, वो है आयुष्मान भारत आया, तो वो सारी योजनाएं लिख लो।
आयुष्मान है ना, मैंने बोला NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आयुष्मान, MG नरेगा, है ना, और क्या लिखोगे, ये स्कीम है। ये सब क्या है, ये पुअरर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए, ताकि पुअरर सेक्शन ऊपर आए और रिच और पुअर के बीच में क्या हो, गैप कम हो। पक्की बात है। अब जहाँ पे तुम छोटा सा कंफ्यूज हो जाओगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा। पिछले ऑब्जेक्टिव में भी मैंने टैक्स और सब्सिडी की बात की और इसमें भी मैंने टैक्स और सब्सिडी की बात की। डिफरेंस ये था, नोट में लिख लेना इन दोनों के बाद, कि उस ऑब्जेक्टिव में टैक्स और सब्सिडी से प्रोडक्शन एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे थे, प्रोडक्टिव एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे थे। किसका माल ज़्यादा बनेगा, किसका माल कम बनेगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी इफेक्ट होती है, प्रोडक्शन किसकी होनी चाहिए। यहाँ पे रिच और पुअर की बात कर रहे हैं, वहाँ रिच और पुअर की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ प्रोडक्शन पे बात कर रहे थे। क्या बनना चाहिए, कहाँ बनना चाहिए, किस एरिया में बनना चाहिए, यहाँ किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, किससे लिया जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे इनइक्वालिटी पे फोकस है, वहाँ पे प्रोडक्शन पे फोकस था। हाँ या ना, पक्की बात, नोट डाउन करो। हायर ब्रैकेट पे टैक्सेस अराउंड 30% है, चेंज होता रहता है, हर बजट में चेंज हो जाता है। 30% है, फिर सेस भी लग जाता है कई बार। सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया, थर्ड ऑब्जेक्टिव पे आओ। थर्ड ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, नाम से पता लग रहा है स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, ध्यान से सुनना। किसी भी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के काफ़ी फीचर्स हैं, सोशलिस्ट के भी हैं पर कैपिटलिस्ट के भी काफ़ी हैं। तो अगर मैं कैपिटलिस्ट की बात करूं कुछ फीचर्स की, तो मिक्स इकोनॉमी बीइंग हमारी इकोनॉमी में ज़्यादातर चीज़ें डिसाइड होती हैं फ्री मार्केट फोर्सेस के बेस पे। फ्री मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। किसी भी इकोनॉमी में, दैट इज़ कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी, मोस्टली चीज़ें जो डिसाइड होती हैं वो डिसाइड होती हैं टू फोर्सेस पे। दीज आर फ्री मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। बट कुछ इशू है फ्री मार्केट फोर्सेस के साथ। दीज डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, डिमांड सप्लाई फोर्सेस तो जानते हो ना, ये डिमांड कर्व होता है, ठीक है, 11th माइक्रो, ये सप्लाई कर्व होता है, यहाँ प्राइस, यहाँ डिमांड, यहाँ प्राइस, यहाँ सप्लाई। तो इन दो के बेस पे डिसाइड होता है, फिर इक्विलिब्रियम बनता है इनका। फ्री मार्केट फोर्सेस के बेस पे चीज़ें डिसाइड होती है, दैट इज नोन एज डिमांड सप्लाई फोर्सेस के बेस पे डिसाइड होता है। बट समटाइम्स दीज डिमांड सप्लाई फोर्सेस बाउंड टू जनरेट, इनकी वजह से कभी कभी कुछ चीज़ हो जाती है। बाउंड टू जनरेट व्हाट, ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल, और जिसको एक और बोलते हैं बिजनेस साइकिल। कह रहा है इकोनॉमी में जो चीज़ें डिसाइड होती है वो फ्री मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होती है, डिमांड सप्लाई से डिसाइड होती है। इस मार्कर का क्या प्राइस होगा, ये डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगा। किसी प्रॉपर्टी का क्या प्राइस होगा, वो डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगा। दाल का प्राइस क्या होगा, टमाटर का प्राइस क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा, डिमांड सप्लाई प्राइस डिसाइड करेगा। आजकल पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, डिमांड सप्लाई डिसाइड करेगा। तो हर चीज़ ज़्यादातर डिमांड सप्लाई के बेस पे हो रही है। बट दीज डिमांड सप्लाई फोर्सेस समटाइम्स बाउंड टू जनरेट, इनकी वजह से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। एंड दीज चीज़ें, दीज फोर्सेस बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल, that is known as business cycle. What do you mean by trade cycle or a business cycle? Something like this. सर ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने पीक पे हैं तो हम उसको बोलेंगे बूम, और अगर यहाँ थे और इकोनॉमिक एक्टिविटी घटने लगी हैं तो उसको बोलेंगे रिसेशन, और ज़्यादा ही घट जाएगी तो हम उसको बोलेंगे डिप्रेशन, आर्थिक मंदी, आर्थिक महामंदी। अच्छा, डिप्रेशन से अगर हम ऊपर जाने लगेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से ठीक होने लगेंगी तो हम उसको बोलेंगे रिकवरी, और ज़्यादा रिकवर कर गए तो अगेन बूम। बूम मतलब तेजी,
फिर से तेजी आ जाएगी। इस पूरे साइकिल में स्टेबिलिटी नजर आई कहीं? बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन, अबे स्टेबिलिटी कहाँ है? तो मैं कह रहा हूँ ये डिमांड सप्लाई फोर्सेस बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल और अ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इज अ साइकिल इन विच वी हैव अ फेजेस लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम। गवर्नमेंट को नहीं चाहिए ये, गवर्नमेंट को कहीं पे स्टेबिलिटी दिखाओ। समवेयर स्टेबिलिटी वैसे यहाँ पे होती है, अगर मैं यहाँ से कर बनाऊँ वो जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है वेयर इज द स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी कहाँ है इसके अंदर, है ना? गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए स्टेबल इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी कहाँ है? गवर्नमेंट कह रही है, लोग कह रहे हैं नहीं भाई, गवर्नमेंट ने कह रही है स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। गवर्नमेंट क्या निकालेगी? ब्रह्मास्त्र। गवर्नमेंट के ब्रह्मास्त्र का नाम क्या है? बजट निकाला गवर्नमेंट ने, बजट। क्यों? ताकि इकोनॉमी को क्या किया जाए? स्टेबल। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट यूज करेगी फिस्कल पॉलिसी। दो तरह की पॉलिसी होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। पॉलिसी दो तरह की होती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अगर स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी बैंक के ऊपर छोड़ दी जाए, आरबीआई के ऊपर छोड़ दी जाए, तो आरबीआई यूज करेगा मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन यूज करता है? सेंट्रल बैंक। और अगर स्टेबिलिटी की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ जाए, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी लानी है, तो गवर्नमेंट यूज करती है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी कौन यूज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बोला गया बजट के थ्रू स्टेबिलिटी लाओ। तो स्टेबिलिटी लाएंगे तो गवर्नमेंट किसका यूज करेगी? फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी मतलब लाइक टैक्सेस का इस्तेमाल करेगी, सब्सिडी का इस्तेमाल करेगी, है ना, पब्लिक डेट का इस्तेमाल करेगी, बताऊंगा ये। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट क्या लेके आएगी इकोनॉमी में? स्टेबिलिटी लाएगी, स्टेबिलिटी लाएगी। अगर जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल, वैसे तुम्हें ये यूनिट नंबर 3 में समझ में आएगा जब मैं दोनों पॉलिसी कराऊंगा। बैंकिंग के अंदर वाली भी रह रही है मॉनेटरी। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, खर्चों को कम कर देगी, सब्सिडी को खर्च कम कर देगी। इकोनॉमी में मंदा आ गया, डिफ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्सेस को घटा देगी। आर्थिक स्थिति वैसे ही ख़राब है, मंदा वैसे ही आया हुआ है, और टैक्स ले लेगी क्या? नहीं, टैक्सेस को घटा देगी, बल्कि आर्थिक हेल्प देनी शुरू कर देगी, सब्सिडीज़ को बढ़ा देगी, ताकि क्या आ जाए इकोनॉमी के अंदर? स्टेबिलिटी। इकोनॉमी अगर डिप्रेशन में है तो क्या हो जाए? रिकवर। गर्मी बहुत है आज, ठीक है, पक्की बात। फ़ैन वैसे ऑफ करना पड़ता है ताकि आवाज़ ना आए आपको, ठीक है, तो थोड़ा बेयर करना। स्मार्ट ये लगना चाहिए भाई, ठीक है। स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी समझ में आ गया, पक्की बात है। मतलब इकोनॉमी के अंदर चीज़ें डिसाइड होती है फ्री मार्केट फोर्सेस पे, दैट इज डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे, बट दीज डिमांड सप्लाई फोर्सेस आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल इज अ साइकिल इन विच वी हैव फेजेस लाइक बूम, recession, depression, recovery and boom again. Any government don't want any trade cycle in their economy, so they will use budget as an instrument, and in budget they will use fiscal policies. Fiscal policies like taxes, subsidy, public debt to recover this stability in the economy, to maintain this stability in the economy. ठीक है, पक्की बात है, डन। ये समझ में आ गया तो प्लीज़ नोट डाउन करो। स्टेबिलिटी बोलूँ या एक और नाम बोल सकते हो तुम इसको? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि मैंने बोला ना, आटा, दाल, टमाटर, मार्कर, इनके प्राइस डिसाइड होते हैं डिमांड सप्लाई से, है ना। तो प्राइस की स्टेबिलिटी आएगी ना, प्राइस। तो इन सारी चीज़ों से प्राइस की स्टेबिलिटी आएगी, टैक्सेस से, सब्सिडी से, प्राइस की स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। प्लीज़ इसको नोट डाउन करो। थर्ड हो गया। दो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, मन में दे लो मेरे को गाली। दो पार्ट में नहीं बना सकता इस वीडियो को, वन गो में बनानी है।
फोर्थ ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पहले तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उन तीन के कंपैरिजन में देखूँ तो उनसे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज बहुत ईजी सा है। सरकारी कंपनियां, पब्लिक एंटरप्राइजेज मतलब सरकारी कंपनियां। गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेज को मैनेज करता है, किससे? गवर्नमेंट मैनेज करती है किससे? गवर्नमेंट बजट से। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट सरकारी कंपनियों को मैनेज करती है किससे? बजट से। जैसे हॉट टॉपिक एयर इंडिया, इंडियन रेलवे, मान लो इनको प्राइवेटाइज करना है, ठीक है। अब इनको प्राइवेटाइज करेंगे मतलब इनको बेच देंगे। अगर इनको बेच देगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा किस में? गवर्नमेंट बजट में पैसा आएगा नहीं आएगा? वो किस साइड रिफ्लेक्ट होगा? रिसीट साइड में रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा? अब गवर्नमेंट जब बजट अनाउंस करती है तब फैसला लेती है कि सरकारी कंपनियों को कैसे मैनेज करना है, किन को रखना है, किन को बेच देना है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा एंगल, उसके बाद जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज रखी जाएंगी उनमें से किसको कितनी सब्सिडी देनी है, सब्सिडी भी देनी है क्या? मान लो गवर्नमेंट बोलती है हम रेलवे को इस साल इतनी सब्सिडी देंगे, एयर इंडिया को इतनी सब्सिडी देंगे रिकवर करने के लिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को रिकवर करे। तो एनी सब्सिडी टू किसको? पब्लिक एंटरप्राइजेस, है ना। प्रॉफिट किसके? पब्लिक एंटरप्राइजेस के। ये सब कहाँ से होंगे? गवर्नमेंट बजट में। तो गवर्नमेंट अपने एक स्टेटमेंट से, एक बजट से सरकारी कंपनियों को चलाना या बंद करना, पैसा कितना एलोकेट करना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस रिकवर हो सके, उनके प्रॉफिट सबको क्या करती है? मैनेज करती है। किसको? पब्लिक एंटरप्राइजेस को। किसके थ्रू? गवर्नमेंट बजट के थ्रू। सॉरी, ये बात समझ में आई? हाँ, है ना। तुम कहोगे सर गवर्नमेंट किन कंपनियों को मैनेज करती है? भाई सरकार राह चलती हुई फर्म को तो मैनेज नहीं करती। सरकार कहीं, जैसे जिन कंपनियों को प्राइवेट आज तक मैनेज करती थी, कभी उनको छोड़ देती है। सरकार किस तरह की कंपनियों को मैनेज करना प्रेफर करती है? सरकार किन तरह की कंपनियों को अपने पास रखना चाहती है? तो इस सवाल का अगर मैं जवाब दूं, सरकार उन पब्लिक एंटरप्राइज को अपने पास रखती है जिनका नेचर नेचुरल मोनोपोली का होता है। जिनका नेचर क्या होता है? नेचुरल मोनोपोली। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल मोनोपोली? नेचुरल मोनोपोली वो मोनोपोली होती है, ध्यान सुनना, जिसकी इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत पैसा लगेगा। फिक्स कॉस्ट जो है, इनिशियल संक कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जो भी है, वो बहुत ज़्यादा लगेगी। एंड देन वो प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको कम प्राइस पे बेचना पड़ेगा। अच्छा, मतलब एक पब्लिक प्लेयर आए, प्राइवेट प्लेयर आए, वो कई करोड़ों रुपए लगाए दे, कई सौ करोड़ रुपए लगा दे, और फिर सरकार उसको बोले भाई तेरे को तो प्राइस कम लेना पड़ेगा क्योंकि ये रेलवे है, क्योंकि सरकार लोगों के भले के लिए है, तो तूने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इतना प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, तो ये तो प्राइस कम चार्ज करना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर कहेगा मैं पागल हूँ, मैं इतना पैसा लगाऊँ और आज मेरी कमाने की बारी आई तुम कहो प्राइस कम चार्ज करना है, मैं तो नहीं कर रहा ऐसा। तो गवर्नमेंट के पास मोनोपोली नेचुरली आ जाती है। गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है जहाँ पे इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, और आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या चार्ज करना पड़ेगा? कम। लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो गई वैसे, या जब पहले MTNL थी, तो जितनी भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ये कहती है यार इससे बात नहीं बनेगी, तो मेरे को इसको संभालना पड़ेगा। किसको? उस एंटरप्राइजेस को
जिसको सेटअप करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी और उसके बाद उसके लिए प्राइस क्या चार्ज करना पड़ेगा, कम। तो गवर्नमेंट पता है क्या एम करती है, ये इसी का पार्ट है नेचुरल मोनोपोली का ही। एक पार्ट तो ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे एम करती है किसका, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। व्हाट डू यू मीन बाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता ही है, तुम कहोगे ये क्या है, ये बेटे LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर। जैसे एवरेज कॉस्ट कर पड़ा होगा, यू शेप बनता है माइक्रो में, तो उसका ये वाला हिस्सा है कि इतना हिस्सा है। क्या मतलब है इसका, यहाँ पे है कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, और यहाँ पे है क्वांटिटी। गवर्नमेंट ये चाहती है, देखो ध्यान से देखना, बहुत ईजी सी बात है, अगर हम इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हमें कॉस्ट आएगी ज़्यादा, तो हमें प्राइसेस भी ज़्यादा चार्ज करने पड़ेंगे, क्योंकि यार कॉस्ट ज़्यादा आई है। तो ये काम करते हैं, जब हमने इस एंटरप्राइज को संभाल ही लिया है, टेक ओवर कर ही लिया है, तो हमें प्राइस क्या चार्ज करने हैं, पर कम। तो हम एक काम करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे जैसे देखो हमने Q2 प्रोड्यूस की, तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, काफ़ी कम। अगर हमारी कॉस्ट कम आई है तो हम प्राइस भी क्या चार्ज कर पाएंगे, कम। तुम कहोगे कैसे, व्हाट डू यू मीन बाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना, क्वांटिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करना, ताकि तुम्हारी कॉस्ट क्या आए, कम। तो सो दैट तुम फ्यूचर में प्राइस भी क्या चार्ज कर पाओ, कम। दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उन कंपनियों को टेक ओवर करती है, उन कंपनियों को जिनको नहीं समझ में आया समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट उन कंपनियों को टेक ओवर करने की कोशिश करती है जिनका नेचर नेचुरल मोनोपोली का होता है। नेचुरल मोनोपोली जिनको सेटअप करने में इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और प्राइस आपको फ्यूचर में कम चार्ज करना है। तो गवर्नमेंट उनमें एम करती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, कि उस आउटपुट को बहुत लार्ज स्केल पे बनाए ताकि उसकी कॉस्ट कम आए और ताकि उसके प्राइस कम चार्ज कर पाए। दिस इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली, दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कैसे, और इन पब्लिक एंटरप्राइज को कैसे मैनेज करती है, बजट के थ्रू। ये तुमने देख ही लिया, कितना प्रॉफिट होगा, किसको रखना है, किसको प्राइवेटाइज करना है, किसको कितनी सब्सिडी देनी है, ठीक है। दिस इज नोन एज पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना थ्रू गवर्नमेंट बजट। प्लीज नोट डाउन कर लो। ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इससे आसान कोई टॉपिक है? ध्यान से सुनो, ये तो बार बार सुन चुके हो यार। इकोनॉमिक का ग्रोथ का मतलब होता है GDP में ग्रोथ होना। GDP में ग्रोथ तुम समझते ही हो कि मान लो 2011-12 में 100 GDP थी, 2019 में 108 हो गई और 2020 में 109 हो गई। तो इसको बोलेंगे 8% की ग्रोथ और इसको बोलेंगे 9% की ग्रोथ। कंपेयर किससे करते हैं? बेस ईयर से। 1% नहीं बोलेंगे, तो पता ही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है GDP की ग्रोथ का मतलब, यहाँ पे GDP की डेफिनेशन भी दे सकते हो। और GDP की ग्रोथ का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ना। गवर्नमेंट बजट के थ्रू एम करती है कि इकोनॉमी के अंदर GDP ग्रो हो। GDP ग्रो होने का मतलब है देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बने, जितने पिछले साल बने थे उससे ज़्यादा बने। दिस इज नोन एज GDP की ग्रोथ हो। प्रोडक्शन बढ़ेगी, GDP एंड ग्रोथ, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? GDP ग्रो हो जाए, किसी तरह GDP ग्रो हो जाए, ठीक है, एम अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट ने ये बोला हुआ है
कि 2024 का एम है गवर्नमेंट का कि इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है गवर्नमेंट ने, ये एम किया हुआ है। तो ये किससे होगा एम? पूरा जीडीपी ग्रोथ से ही तो होगा। अब जीडीपी की ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाएगा? गवर्नमेंट निकालेगी बजट, हर चीज़ के लिए बजट, ठीक है जी सर, लाओ जीडीपी ग्रोथ करो इससे। गवर्नमेंट बजट के थ्रू पैसे एलोकेट करेगी, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम सुना होगा, के लिए नॉर्म्स को और ईजी करेगी, नॉर्म्स को हटाएगी, है ना। नंबर ऑफ स्कीम्स लॉन्च करेगी, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। ये देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, लेट से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो गया, रोड बन गया, रोड है ना, रेलवे और ले लो, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो एक बात बताओ ना, इन सब से देखो, रोड मिल जाए, रेलवे मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, तो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा सेटअप नहीं होंगी क्या? फैक्ट्री सेटअप के लिए क्या चाहिए? रोड चाहिए, वो है, रेलवे चाहिए, वो है, बिजली चाहिए, वो है, मशीन चलाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, तो इससे फैक्ट्री ज़्यादा सेटअप होंगी, फैक्ट्री ज़्यादा सेटअप होंगी तो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनेंगे। अगर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जीडीपी तो अपने आप में ग्रो होगी। गवर्नमेंट ऐसी प्रोजेक्ट निकालेगी, ऐसी स्कीम्स निकालेगी जिनसे जीडीपी ग्रो। तो गवर्नमेंट अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ देखना चाहती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा बनना। और गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा कैसे बनाएगी? नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके, ऐसे स्कीम्स निकाल के जिनसे प्रोड्यूसर इन्फ्लुएंस हो, इनकरेज हो। ऐसी और ले लो, कंट्री के अंदर ऐसी पॉलिसी लगा के बना के जिससे कंट्री के अंदर बाहर से पैसा ज़्यादा आए, एफडीआई आए। नंबर ऑफ स्कीम्स ले लो, जैसे स्किल इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, ये सब क्या है? ये सारे वो एम है जिनसे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बने। गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनेगा कंट्री के अंदर, तो कंट्री के अंदर जीडीपी की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। ये सब हो किससे रहा है? बजट के थ्रू हो रहा है। पैसा तो यहाँ है, बजट के थ्रू हो रहा है भाई साहब, ठीक है, पक्की बात। दिस वॉज माई 5th ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पक्की बात है, डन। 5 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए? हाँ या ना? प्लीज़ नोट डाउन कर लो, प्लीज़ कर लो।